हेलो एवरीवन। यहाँ से केंद्रीय बजट आपका शुरू हो रहा है 2024-25। आपको पता है कि केंद्रीय बजट से यानी कि जो आपका बजट है इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं और स्कीम वगैरह जो होती हैं वो कई बार अगर बजट में इंट्रोड्यूस की गई हैं तो उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि स्कीम जो करंट अफेयर्स में चल रही होती है ना वो ज़्यादातर उनका बजट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको पैसा वगैरह अलॉट किया जाता है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सब पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको फटाफट देख लेंगे। टू द पॉइंट वीडियो होगा। बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पर आपको तैयार हो जाएंगे। जो भी नए फैक्ट और बचेंगे वो भी उनको देख लिया जाएगा। तो कहीं से भी बजट का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, आप उसको सही कर पाओगे। बात करते हैं, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है कि संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया। भाई फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपका वही पेश करेगा। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री आपकी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पेश किया था। कब किया था? 23 जुलाई 2024 को, ये याद रखिएगा। 23 जुलाई 2024 को है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका है कि निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा बजट पेश किया है। तो इन्होंने 7वां बजट पेश किया था। 7वां हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, इन्होंने 7वां ही अपना बजट पेश किया था। इसके बाद आपका आ जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 112। इसके बाद में आप बात करते हो कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया, ये आपको याद रखना है। साफ साफ नो, एकदम बिग नो, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में जो बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है, जो नोडल एजेंसी है, वो कौन सी है बजट तैयार करने के लिए। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है ना, यही नोडल निकाय है, यही नोडल एजेंसी है जो जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है भारत में बजट को तैयार करने के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि भारत की जो मुद्रास्फीति है वो किस लक्ष्य की ओर अग्रसर है। 4%, ये आपको ध्यान देना है। अगर भारत में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये किस लक्ष्य की ओर अग्रसर है? 4% की तरफ। इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि वर्तमान में यानी कि करंट में जो कोर मुद्रास्फीति है यानी कि जो कोर इन्फ्लेशन है, इसमें आपका गैर खाद्य गैर ईंधन आ जाता है, तो ये कितनी है? तो ये आपको याद रखना है, 3.1% है। इसके बाद आप देखते हो कि कितने प्राथमिकताओं के संबंध में यानी कि जो प्रायोरिटीज वगैरह है ना, तो उसमें कितने प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। मतलब ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्रायोरिटीज हैं उनमें उनके साथ में अगर हम देखें, उनके संबंध में देखें, उनके पर्सपेक्टिव से देखें, तो सतत प्रयास यानी कि जो सस्टेनेबल एफर्ट्स हैं वो सस्टेनेबल एफर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कितनों में लगाया गया है, कितनों में हम देख रहे हैं कि ये प्रयास हमें निरंतर करते रहने हैं, किन किन प्रायोरिटीज हैं। तो 9 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, 9 ऐसी प्रायोरिटीज हैं बेसिकली, जिनमें हमें सतत प्रयास की जो परिकल्पना है वो हमने कर रखी है। हमने उसमें कॉन्सेप्ट को देखा है सस्टेनेबल एफर्ट्स वाला, ये चीज़ हमें करते ही रहना है। तो 9 प्रायोरिटीज है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा 7, 8, 9 या 11, तो इसमें आपको 9 प्रायोरिटीज याद रखनी है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों के लिए कितनी फसलों की नई किस्में जारी की गई हैं। तो 32 याद रखना, किसानों के लिए कितनी, तो ये नंबर है 32। 32 फसलों की नई किस्में यानी कि नई नई जो स्पीशीज है वो आपकी जारी की जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका है, ये यहाँ पे किस्में जो है ये, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इन फसलों की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल कितनी किस्में जारी की जाएंगी। तो ये जो आपकी किस्में हैं ये आपकी 109 है, यानी कि जो ये उच्च पैदावार वाली है ये कितनी है? ये 109 है। और ये क्लाइमेट के से हिसाब से इससे एडेप्टिव भी है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से इसमें अनुकूलन पाया जाता है, एडेप्टेशन इनमें है। ऐसा नहीं है कि अगर मौसम थोड़ा सा कम ज़्यादा है, सर्दी गर्मी ज़्यादा है तो ये टिक ना पाए। तो ऐसी 109 है और इनकी जो पैदावार है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद है कि अगले 2 सालों में पूरे देश में कितने किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, उसके लिए पूरे देश में कितने किसानों को सहायता दी जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी। तो 1 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए सहायता दी जाएगी। इसके बाद है कि कितने आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये नंबर याद रखिएगा, 10,000 है, यानी कि रिक्वायरमेंट बेस्ड, नेसेसिटी बेस्ड कितने जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो जो जैव आदान संसाधन केंद्र है वो 10,000 हैं जो कि स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है कि इस साल कितने जिलों में, यानी कि आपसे जिलों के नंबर पूछा है, खरीफ फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, यानी कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। कितनों का? 400 खरीफ फसलें हैं जिनका डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नंबर। इसके बाद है कि कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराए जाएंगे। तो 5 ऐसे राज्य हैं। कौन से राज्य? कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जिनमें जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको याद हो गए होंगे, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए यानी कि जो एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर है, इनमें कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो 1.52 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.52 लाख करोड़ रुपए इतना कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए सिर्फ और सिर्फ रखा गया है। इसके बाद है कि 5 सालों की अवधि में यानी कि जो 5 साल का टाइम पीरियड है उसमें कितने युवाओं को, कितने यूथ को कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो 20 लाख ऐसे युवा हैं जिनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूर याद कर लेना। 20 लाख हैं ये। इसके बाद आपका आ जाता है कि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ
हब और स्पोक व्यवस्था में, यानी कि जो हब और स्पोक अरेंजमेंट व्यवस्था है उसमें कितने, यानी कि नंबर पूछा है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, यानी इनको एडवांस किया जाएगा। कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट हैं, इनमें कितनों का उन्नयन किया जाएगा, कितनों का एडवांसमेंट किया जाएगा। 1000 हैं ऐसे, ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। दृष्टिकोण मतलब पर्सपेक्टिव, रिजल्ट वाला पर्सपेक्टिव के साथ में हब और स्पोक जो अरेंजमेंट है उसमें कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, तो इसमें 1000 इज दी राइट आंसर। इसके बाद आप देखते हो कि जो कौशल प्रशिक्षण ऋण है इसके लिए किस योजना को संशोधित किया जाएगा, तो जो मॉडल कौशल ऋण योजना है, मॉडल कौशल ऋण योजना, इस योजना को संशोधित किया जाएगा। किस चीज के लिए? कौशल प्रशिक्षण के ऋण के लिए, यानी कि जो स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए जो क्रेडिट है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, एक योजना है, क्या नाम है, मॉडल कौशल ऋण योजना। इसको फिर अमेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ कितने ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो इसमें 7.5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा, यानी कि क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराई जाएगी सरकार संबंधित निधि की गारंटी के साथ, यानी कि सरकार इसमें पूरी तरह से आपके साथ है, इसमें गारंटी है आपको। इसके बाद है कि इस उपाय से, यानी कि ये जो उपाय कर रहे हैं 7.5 लाख रुपए तक की जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, इस उपाय से हर साल कितने छात्रों को सहायता मिलने वाली है, तो इसमें 25,000 कम से कम छात्र ऐसे हैं जिनको सहायता मिलने वाली है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए, यानी कि जो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हायर एजुकेशन के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए कितने ऋण हेतु एक वित्तीय संस्था सहायता की घोषणा की गई है, तो 10 लाख रुपए तक के मतलब आपका जो वित्तीय सहायता की घोषणा जो की गई है वो कितने क्रेडिट तक, अगर आपका है कितने का ऋण चाहिए, तो अगर 10 लाख रुपए तक का आपको ऋण चाहिए तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट की घोषणा कर दी गई है घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए, तो यानी कि एजुकेशन के लिए काम हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली ऋण राशि के कितने परसेंट वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई बाउचर दिए जाएंगे, तो इसमें 3%, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि विद्यार्थी कितने हैं, 1 लाख विद्यार्थी हैं, कैसे दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं। ऋण राशि का कितने परसेंट, तो ये पूछा है कि जो ऋण राशि है उसके कितने परसेंट वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई बाउचर दिए जाएंगे, तो ये जो ई बाउचर दिए जाएंगे ये 3% की जो आपकी वार्षिक ब्याज छूट है उसके हिसाब से दिए जाएंगे ऋण राशि के, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पूर्वोदय योजना है इसके तहत किन 5 राज्यों का विकास होगा, कौन कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनका पूर्वोदय योजना के तहत विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसमें बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये तो आप एक बार एक्सपेक्ट कर लोगे कि उड़ीसा आपका थोड़ा सा इधर ईस्ट की तरफ है, बंगाल भी आपका ईस्ट में है, झारखंड भी आपका थोड़ा सा ईस्ट में है, बिहार भी आपका इधर ही है, आंध्र प्रदेश जो है ना उसको ध्यान रखना, ये आपका 5वां राज्य है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, यानी कि जो अमृतसर कोलकाता का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके संबंध में इन्होंने ये पूछा है कि कहाँ पर औद्योगिक केंद्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप किया जाएगा, तो बिहार के गया में है ये, ठीक है। कहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप किया जाएगा, बिहार के गया में। किस चीज से रिलेटेड है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, यानी कि अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मॉडल से विकास यात्रा में क्या प्रतिबिंबित होगा, यानी कि ये जो मॉडल है जिससे हम अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और इसमें हम एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनाएंगे बिहार के गया में, इससे क्या प्रतिबिंबित होगा, तो इससे विकास भी होगा, विरासत भी होगा, यानी कि हम विरासत को भी संजो रहे हैं और डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्वोदय योजना के तहत किन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, इनका निर्माण किया जाएगा पूर्वोदय योजना के तहत। पूर्वोदय योजना में कौन से 5 राज्य हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ये 5 राज्य आपने देखे हैं अभी। आप पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाएंगे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ठीक है, पूर्वोदय योजना के तहत, ये आपको याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी, तो भागलपुर बिहार के पीरपैंती में एक नया विद्युत संयंत्र, यानी कि एक नया जो पावर प्लांट है उसकी स्थापना की जाएगी, उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कितने गांव शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कितने गांव शामिल होंगे, तो इसमें 63,000 गांव हैं जो कि इसमें शामिल होंगे, तो आपको याद रखना है। अब इससे कितने जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, भाई इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत बड़ी बात है ये, आपको याद रखना है, कितने जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, कम से कम 5 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो भैया 100 से अधिक जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं वो खोली जाएंगी, किस चीज की, भारतीय डाक भुगतान बैंक, यानी कि इसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है ग्रामीण अवसंरचना, यानी कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मिलाते हुए ग्रामीण विकास के लिए यानी कि रूरल डेवलपमेंट करने के लिए कितना प्रावधान किया गया है, 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाते हुए। भाई रूरल डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आ ही जाएगा, गांव में अगर आप सड़कें बना रहे हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो सड़कें बन रही हैं तो धीरे धीरे गाँव का विकास भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी कि अर्बन 2.0 के अंतर्गत
कितना निवेश किया जाएगा, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत। इसके बाद आ जाएगा कि कितने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। यानी कि ये जो चीजें कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, इससे 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के जो परिवार है ना, जो मिडिल क्लास के हाउस होल्ड्स हैं, अर्बन अर्बन पुअर जो हैं और जो मिडिल क्लास के जो हैं, तो इसमें आवास की जरूरत है, यानी कि रहने के लिए जो उनकी सुविधा है बेसिकली, तो उसकी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। 1 करोड़ कम से कम लोग हैं, 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 5 सालों में हर साल चुनिंदा शहरों में कितनी साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की योजना की परिकल्पना है। परिकल्पना यानी कि आप कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट कि एक नई चीज, वो एक विजन, कि एक वो प्लान कर रहे हैं कि हम इतनी चीजें करेंगे। तो इसमें कम से कम कितने शहरों में? कम से कम 100 शहरों में। तो ये आप ध्यान रखना, कितने सालों में? अगले 5 सालों में। तो फिर से याद रखो इसको, अगले 5 सालों में प्रत्येक साल चुनिंदा शहरों में कितनी साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की योजना की परिकल्पना है? तो कम से कम 100, कम से कम 100 हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की परियोजना हर साल है चुनिंदा शहरों में। बहुत लिमिटेड इसमें शहर होंगे, शहर ऐसा नहीं है कि कोई 200 400 500 होंगे, लेकिन जो स्ट्रीट फूड हम हब बनाएंगे या जो हाट हम बनाएंगे, आप कह सकते हो दुकान से याद रखो, जो दुकान हम बनाएंगे वो बेसिकली 100 होंगी हर साल। तो ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंतर्गत कितना पंजीकरण किया गया है, कितना का रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो इसमें 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है। किसके अंतर्गत? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। इसके बाद आपका आ जाएगा हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इनेबल्ड के लक्ष्य से किसकी ओर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो जो उत्सर्जन के लक्ष्य हैं, यानी कि जो एमिशन आपका होता है, उसकी तरफ जो है टारगेट करते हुए हार्ड टू एबेट उद्योगों को, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि हार्ड टू एबेट हैं, इनको ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से किसकी ओर ले जाने के लिए? उत्सर्जन लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए, कि आप जो एमिशन का टारगेट है उसकी तरफ। तो ये रोड मैप इन्होंने तैयार किया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से किस में परिवर्तित किया जाएगा, तो उसको किस चीज में बदल दिया जाएगा। तो इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में इसको चेंज कर दिया जाएगा। पहले क्या था? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति, अब क्या है? इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में इसको चेंज कर दिया जा रहा है, कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इसके बाद आ रहा है कि राज्यों को यानी कि स्टेट्स को उनके संसाधन आवंटन में, यानी कि जो उनको सोर्सेज वगैरह जो अलॉट किए जाते हैं सहायता करने के लिए, यानी कि उनको असिस्टेंस देने के लिए, इस साल भी कितने के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो दीर्घ अवधि का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है, यानी कि मान लो आप उनको पैसा दे रहे हो, आप उस पर इनसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ब्याज नहीं ले रहे हो, और ये दीर्घ अवधि के लिए, लंबे समय के लिए है, तो इसमें कितने का प्रावधान किया गया है? 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सहायता देने के लिए राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में, यानी कि जो भी उनको उनके सोर्सेज अलॉट किए जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए, 12 मासी का मतलब क्या है? कि आपकी जो रोड कनेक्टिविटी है वो 12 मास रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बर्फ गिर गई, स्नोफॉल हो गया हैवी, तो वो रोड आपकी बंद हो जाए। तो 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण आरंभ किया जाएगा? तो चरण जो 4th है, यानी कि जो 4था चरण है, वो आपका शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, सो दैट 12 के 12 महीने सड़क संपर्क जो है, रोड कनेक्टिविटी है, वो आपको दिलाई जा सके। इसके बाद है कि अगले 10 सालों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को, यानी कि स्पेस की जो इकोनॉमी है उसको कितना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 5 टाइम करने का जो निर्णय है, जो प्लान है, वो किया गया है कि 5 गुना हम इसको कर देंगे अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अगले 10 सालों में। 10 सालों में 5 गुना, यानी कि हर साल 2 गुना। इसके लिए कितनी उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि जो कैपिटल है वो कितना इसके लिए है? 1000 करोड़ रुपए इसके लिए इन्होंने व्यवस्था जो है वो करेंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां कितनी अनुमानित है। अगर हम उधारियों को छोड़ दें, ठीक है, जो बोरोइंग्स हैं अगर हम उनको हटा दें, तो जो कुल रिसीट्स हैं, कुल प्राप्तियां हैं, वो कितनी अनुमानित है? तो इसमें 32.07 लाख करोड़ रुपए। आप 32 लाख से याद रखो, मोटा मोटा 32 लाख करोड़ रुपए याद रखो। ठीक है। 07 अगर ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट कर ही ले जाओगे, आपको पता ही रहेगा कि भाई यही सही आंसर है, लेकिन 32 लाख करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये है कि भाई जो कुल व्यय है वो कितना अनुमानित है, यानी कि कुल व्यय का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भाई 48 लाख करोड़ रुपए है, मोटा मोटा अगर आप इसको याद रखो तो 48.21 एग्जैक्ट है, यानी कि 48.21, ठीक है, 21 लाख करोड़ रुपए ये टोटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद ये है कि जो नेवल कर प्राप्तियां हैं, नेवल कर प्राप्तियां ये कितनी अनुमानित है, कितनी एज्यूम्ड है, कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये? तो 25 लाख के आसपास, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ के आसपास ये है। एग्जैक्टली जो है वो 25.83 है। तो ये आप ध्यान से देख लो, 25.83, इसको आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो, 25.83 लाख करोड़ रुपए। तो ये क्या है? नेवल कर प्राप्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो राजकोषीय घाटा है ये जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? 4.9% है, याद रखो 4.9%, ये बिल्कुल मत भूलना। 49 रन बिल्कुल मत भूलना। ऐसे याद कर सकते हो कि जो विराट कोहली है वो 49 रन पे आउट हो गए,
तो 4.9% जो है वो याद कर सकते हो आप। राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहने का अनुमान है। अगले साल घाटे को कितना नीचे लाने का लक्ष्य है भाई? 4.5% लाने का लक्ष्य है। जो घाटा है ना, जो डेफिसिट है, उसको कितना परसेंट नीचे लाने का लक्ष्य है? तो 4.5% लाने का उसे लक्ष्य है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, पिछले 6 सालों के दौरान मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में, यानी कि जो मोबाइल फोन है ना, जो आपके इंडिया में ही जिनका प्रोडक्शन होता है, तो घरेलू उत्पादन में मोबाइल फोन के कितनी वृद्धि हुई है भाई? 3 गुना वृद्धि हो गई है। मान लो अगर पहले 100 बना रहे थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पहले अगर 100 बना रहे थे तो अब ये 300 हो गया है पिछले 6 सालों में। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि इस दौरान मोबाइल फोन के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? यानी कि मोबाइल फोन का जो आप निर्यात कर रहे हो, यानी कि आप इसे जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो आपने बांग्लादेश को भेज दिए फोन, तो ये कितना हो गया है, कितनी वृद्धि हुई है? कम से कम 100 गुना वृद्धि हुई है, 100 टाइम्स वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब इंडिया में यहाँ बनाने लगे तो अब आप बांग्लादेश और छोटे छोटे जो और बगल की कंट्रीज हैं उनको आप देने लगे। इसके बाद है कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क यानी कि जो बीसीडी है, इसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 15% कर दिया गया है। पहले ज्यादा थी लेकिन अब उसको घटा करके कितना कर दिया? 15% कर दिया है। बस इतना याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना घटा करके कर दिया है वो आपसे पूछा जाएगा, तो 15% आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है कि कितने आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है? 25 ऐसे खनिज हैं, 25 ऐसे आवश्यक खनिज हैं भाई, जिन पर सीमा शुल्क हम हटा रहे हैं ना, तो वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको आवश्यक खनिज का नाम दिया है। अब इन पर से सीमा शुल्क हटा देंगे, पूरी तरह से इनको छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। तो ऐसे कितने हैं? 25 हैं ये, तो आपको ये याद रखना है, 25। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था, भारत का जो सी फूड का निर्यात था वो कितना पहुंच गया? 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है सी फूड का निर्यात पहुंच गया। सी फूड का मतलब क्या है? जितने भी सी से मिलने वाले जो आपके फूड हैं जिनका कंजप्शन किया जाता है, तो सी फूड का निर्यात कर दिया जाता है। जैसे अपने इंडिया में सी फूड बहुत है मान लो, तो यहाँ से इन्होंने निर्यात कर दिया बाकी कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में जहाँ पर बहुत ज्यादा सी फूड जो है वो कंज्यूम किया जाता है। जैसे आपने थाईलैंड भेज दिया, आपने वियतनाम भेज दिया, आपने कम्बोडिया भेज दिया, तो वहाँ पर सी फूड जैसे ज्यादा खाया जा रहा है तो वहाँ पर आपने भेज दिया। तो 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो एक्सपोर्ट है वो किया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस निर्यात में, जो एक्सपोर्ट ये जो कर रहे हैं, इसमें जो फ्रोजन यानी कि जो फ्रीज की हुई जो आपकी झींगा मछली है, ठीक है, इसकी हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 2/3, मतलब 2/3 तो इसमें जो है ना वो केवल झींगा मछली है। झींगा मछली आप लोग जान पा रहे होंगे। इसके बाद है कि जो ब्रूड स्टॉक है, पॉलीफीट वॉर्म्स हैं, श्रिम्प है और फिश फीड है, इन पर जो बीसीडी है उसको घटा करके कितना कर दिया गया है? इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। किस पर? ब्रूड स्टॉक, पॉलीफीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर जो बीसीडी है, एक प्रकार की ड्यूटी है, उसको घटा करके कितना कर दिया गया है? ये आपको 5% कर दिया गया है। इसके बाद में वही बीसीडी का इन्होंने बेसिकली कह दिया है कि बीसीडी का पूरा मतलब होता क्या है, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको कहते हैं मूल सीमा शुल्क, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी आपकी लगती है ना, सबसे बेसिक वाली मूल सीमा शुल्क जो लगता है, उसको ही बीसीडी बोलते हैं। तो बीसीडी को घटा करके 5% कर दिया है इन 4 चीज़ों पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत टैक्स व्यवस्था द्वारा जमा हुआ है? यानी कि जो सिंप्लीफाइड टैक्स व्यवस्था है, टैक्स सिस्टम में पूरा, उसके द्वारा जमा हुआ था, कितना डिपॉजिट हुआ था? कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं ये 2022-23 में, तो 58% जो है कॉर्पोरेट टैक्स जमा हुआ था सरलीकृत यानी कि सिंप्लीफाइड टैक्स व्यवस्था के थ्रू। कब? वित्तीय वर्ष 2022-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर स्रोत पर, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर स्रोत पर कर कटौती यानी कि जो टीडीएस रेट है उसको 1% से कम करके कितना कर दिया गया? 0.1% कर दिया गया है, याद रखना ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए, यानी कि इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनके सॉल्यूशन के लिए किसका प्रस्ताव किया गया है? विवाद से विश्वास योजना 2024 की, यानी कि 2024 में ये योजना आई है, विवाद से विश्वास योजना, यानी कि डिस्प्यूट से भरोसे की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो जो विदेशी कंपनियां हैं इन पर जो कॉर्पोरेट जो कर लग रहा था, उसकी जो रेट थी वो पहले 40% थी, अब उसको 5% घटा करके 35% कर दिया। तो 40 से 35 हो गया, ये आपको याद रखना है। क्या है ये? विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर जो लगता था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले जो वेतनभोगी कर्मचारी है ना, जो एम्प्लॉइज हैं, जो सैलरी वाले हैं, तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो छूट मिलती थी ना, वो 50,000 की मिलती थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता था। जो भी इनकम टैक्स वगैरह जिन्होंने भी भरा है, या जिनके घर में भाई मम्मी बहन या कोई भी लोग अगर भरते हैं, पेरेंट्स वगैरह, भाई बहन वगैरह, तो वो जानते होंगे, या क्या पता आप खुद भी भर रहे हो, तो अगर आप टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपको मिलता है 50,000 का, तो अब इसको 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन भोगियों के लिए, यानी कि जो पेंशन जिनको मिलती है, पारिवारिक पेंशन पर, यानी कि जो फैमिली पेंशन है, उस पर जो कटौती होती थी वो पहले 15,000 रुपये थी, तो उसको अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? अब 25,000 कर दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो नई आयकर व्यवस्था है, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें जो कर दर संरचना है, यानी कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या है? तो इसमें याद रखना क्या क्या है। अगर 0 से 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपका 0% देना है। अगर 3 से 7 लाख रुपए तक है तो आपका 5% है। अगर 7 से 10 लाख रुपए है तो 10% है। अगर 10 से 12 लाख रुपए है तो 15% देना है। अगर 12 से 15 लाख रुपए तक है तो 20% देना है। और 15 लाख रुपए से अगर अधिक है तो आपको 30% देना है। एक बार फिर से देख लो,
अगर 0 से 3 लाख रुपए तक है तो 0% है, अगर 3 से 7 लाख रुपए तक है तो 5% है, अगर 7 से 10 लाख रुपए तक है तो 10% है, अगर 10 से 12 लाख रुपए है तो 15% है, अगर 12 से 15 लाख रुपए है तो 20% है, और अगर 15 लाख रुपए से अधिक आप कमा रहे हो तो आपको सीधे सीधे 30% देना है। 30% बहुत होता है भैया, जिन्होंने दिया है, जो देते हैं वो जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो नई कर व्यवस्था है उसमें जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं इनको आयकर में कितना लाभ होगा। 17,500 रुपए का अब लाभ हो रहा है। क्या मतलब है, जो नई कर व्यवस्था है ना, जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं इनको इनकम टैक्स में कितने का फायदा हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17,500 रुपए का फायदा हो रहा है, 17,500 रुपए का फायदा हो रहा है। इसके बाद ये है कि अगले 5 सालों में भारत की, इंडिया की जो टॉप कंपनीज है उसमें कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये, क्योंकि ये स्किल ट्रेनिंग वाला है। तो इसमें 1 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है भारत की टॉप कंपनियों में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रुपए के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप होगी। तो 5,000 रुपए के साथ में, 5,000 रुपए के मासिक भत्ते के साथ में 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो है वो होगी। तो 12 इंटू 5,000, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करके बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु के युवा आवेदन करने के लिए इसमें पात्र हैं, यानी कि एलिजिबल कौन से युवा होंगे जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 21 से 24 साल की अगर आप एज है तो आप इसमें हर महीने 5,000 रुपए के भत्ते के साथ में 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो है वो आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद है कि भारत से बाहर वारंटी के अंतर्गत निर्यात की गई वस्तुओं के निःशुल्क पुनः आयात की समयावधि 3 साल से बढ़ाकर कितना कर दी गई है। तो भाई पहले 3 साल थी, इसको 5 साल कर दिया गया है। क्या चीज, भारत से बाहर वारंटी के अंतर्गत निर्यात की गई वस्तुओं के निःशुल्क पुनः आयात की, मतलब जो फ्री में जो फिर से अगर इम्पोर्ट हो जाती है चीज, ठीक है, तो उसकी जो पहले 3 साल थी अब उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अब इसे और कितना बढ़ाया जा सकता है, 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लो आपने कोई चीज ली, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने 2 साल की उस पर गारंटी मिल रही थी, आपने उसमें कुछ पैसे और दे दिए, 3 साल की गारंटी और मिल गई, तो अब ये 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। बस वही चीज है कि पहले ये 3 साल थी, अब इसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया है, 2 साल इसमें और बढ़ाया जा सकता है, ये इसकी लिमिट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लघु अवधि की प्राप्तियों पर 15% की बजाय कितना कर दर लगाया जाएगा। तो पहले 15% लगता था, अब 20% लगेगा। किस चीज पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लघु अवधि अवधि की प्राप्तियों पर, यानी कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई रिसीट्स होती है, प्राप्ति होती है, तो उसमें 15% जो लगता था अब उस पर 20% लगाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो कि जो शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में दीर्घ अवधि की जो प्राप्तियां हैं उन पर कितना कर दर लगेगा, मतलब कितना टैक्स लगेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये आपका 12.5% हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर अथवा घर के भाग को किराए पर देने से होने वाली जो इनकम है उसको किसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो पेशेवर व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति होती है ना, उससे अब इसको, उसके अंतर्गत आप इसको नहीं रख सकते। यानी कि घर अथवा घर के भाग को, जैसे आपने घर किराए पे दे दिया, या उसका आपने मान लो एक बड़ा सा घर है उसमें आपने 2 फ्लोर हैं, आपने एक फ्लोर जो है उसको किराए पे दे दिया, तो इससे जो आपको इनकम हो रही है ना हर महीने 10, 20, 30 हज़ार रुपये जो आपको मिल रहे हैं, तो उसको किसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ये कह रहे हैं। तो जो पेशेवर व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति है उसमें आप इसको नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मतलब अब आपको इसको किस में दिखाना होगा, पहले आप इसको इसमें दिखा देते थे, पेशेवर व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति में दिखा देते थे। अब आपको इसको जो घर से आपको पूरी जो इनकम मिल रही है ना, आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ये है कि ये प्रावधान लागू कब से होगा, ये जो चीज़ है ये लागू कब से होगी, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी कि अगले साल से। अब इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि जो वित्त वर्ष 2024-25 है इसके लिए केंद्रीय बजट में कुल व्यय का कितना अनुमान लगाया गया है। तो 48.21 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर है इसका अनुमान लगाया गया है, ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था। इसके बाद ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी कि अर्बन 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया, मतलब इस योजना को बेसिकली कितना पैसा दे रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। भाई मकान बनाएंगे तो 1 लाख करोड़ में तो बना नहीं सकते, तो 10 लाख करोड़ रुपए में कम से कम बनाएंगे। इसके बाद है कि ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि दी गई है, तो 2.66 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें केवल ग्रामीण विकास करना है, बहुत बड़ी बात तो ये नहीं है, तो इसमें रूरल डेवलपमेंट करने के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए ये प्रावधान कर रहे हैं। इसके बाद है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कृषि में इन्होंने और कम कर दिया, 1.52 लाख करोड़ रुपए ही दिया है। मतलब रूरल डेवलपमेंट में तो फिर भी इन्होंने 2.66 दिया, कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए तो 1.52 लाख करोड़ रुपए पर ही आ गई है। इसके बाद है कि बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के लिए, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो बुनियादी ढांचे पर काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए, उसमें कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये ज़्यादा है। इसमें बस आप याद करो कि इसमें आपके 7 बार 1 है, ऐसे याद रख लो, सिंपल। 11 11 1 1 1 11 11 1 1 1 इतने करोड़ रुपए है, सिंपल। जिसमें 11 11 सब दिखे बस वही है। ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है, तो ये हमारी जीडीपी का 3.1% है। विराट कोहली 49 रन पे आउट भी हुए थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक इनिंग में 34 रन भी बनाए थे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। विराट कोहली 4.9, विराट कोहली 3.4, ये आप याद रख सकते हो। जीडीपी का कितने परसेंट है ये, जीडीपी का 3.4% है। क्या, 11 11 11 यानी कि 7 बार 11 है, ठीक है, ये जीडीपी का 3.4% है।
इसके बाद है कि एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को यानी कि जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं और जो एमएसएमई वाले हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने उत्पादों को बेचने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को अगर इन्हें सेल करना है तो उसके लिए क्या स्थापित किया जाएगा, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सेंटर जो है वो आपके स्थापित किए जाएंगे एमएसएमई तथा जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचने के लिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बजट में आंध्र प्रदेश को कितनी विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशली इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है उसकी घोषणा इन्होंने की है कि हम देंगे। इसके बाद है कि सोना और चांदी पर यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर पर सीमा शुल्क को घटाकर यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। इसके बाद है कि बजट में प्लेटिनम पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको कितना प्रस्तावित किया गया है, अगर प्लेटिनम है तो उस पर 6.4% की यानी कि 6.4% की कस्टम ड्यूटी लगेगी प्लेटिनम पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कितनी राशि आवंटित की गई है भाई, 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है रक्षा मंत्रालय का, याद रखना ठीक है 6.22 है। इसके बाद हो जाएगा कि यह देश के कुल बजट का कितना परसेंट है, तो भाई ये 12.9% है, बहुत बड़ी बात है ये। देश का जो कुल बजट है उस पर कितने परसेंट डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री पे, तो 12.9% अब खर्चा कर रहे हैं और 12.9% होता कितना है, 6.22 लाख करोड़ रुपए होता है ये, ठीक है। इसके बाद आपका है कि यह राशि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है, तो 4.79% ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हो मोटा मोटा 4.8% ज्यादा है। इसके बाद आप देखते हो कि जो रक्षा पेंशन बजट है वो बढ़ाकर कितना किया गया है, यानी कि जो डिफेंस में जो पेंशन वगैरह मिलती है ना, तो इसका जो बजट है पूरा वो कितना किया गया है, तो ये 1.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मतलब डिफेंस के जितने भी लोग हैं अगर आप वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, पेंशन अच्छी खासी है, पेंशन एकदम कोई कम नहीं है, तो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस का पेंशन है ना वो बढ़ा हुआ है, तो ये 1.41 लाख करोड़ रुपए है। इसके बाद आप बात करते हो कि जो सैन्य बल है यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनके आधुनिकीकरण के लिए, इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पूंजीगत मद के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है, 1,72,000 करोड़ रुपए, 1,72,000 करोड़ रुपए जो है ये आवंटन किया गया है, ये अलॉट किया गया है किस चीज़ के लिए, सैन्य बलों के सिक्योरिटी फोर्सेज के मॉडर्नाइजेशन के लिए यानी कि आधुनिकीकरण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बजट से निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस कर को समाप्त किया गया है, यानी कि जो निवेशक हैं यानी कि इन्वेस्टर हैं उनके सभी वर्गों के लिए, हर तरह की कोई भी कैटेगरी हो इन्वेस्टर्स की, उनके लिए किस कर को समाप्त किया गया है, तो जो पहले एंजल टैक्स लगता था ना इसको समाप्त कर दिया गया है, एंजल इन्वेस्टर आपने सुना होगा। इसके अलावा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो वास्तविक वृद्धि दर है वो कितनी रही, तो भारत की जो वास्तविक वृद्धि दर है ये आपकी 8.2% रही है। जो नॉमिनल वृद्धि दर है वो कितनी रही है, नॉमिनल वृद्धि दर थोड़ी सी ज्यादा थी, वो आपकी 9.6% थी, मतलब आप इसको 96 से याद कर सकते हो, इसको आप 82 से याद कर सकते हो, ये 9.6 है, ये 8.2 है, इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 14 आएगा। इसके बाद आप देखते हो कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए यानी कि रेलवे के लिए जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो कितना आवंटन किया गया है, 2,62,200 करोड़ रुपए। आपने देखा होगा हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक ना एक ट्रेन जो है वो डिटेल हो जाती है, अपनी पटरी से उतर जाती है, तो आप इसमें ये पैसा खर्चा करने वाले हैं रेलवे के लिए कितना, 2,62,200 करोड़ रुपए। इस चीज़ से आप रिलेट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे। इसके बाद है कि कैंसर की कितनी दवाओं पर जो सीमा शुल्क है, जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है, तो इसमें 3 दवा कैंसर की हैं जिन पर सीमा शुल्क जो है वो हटा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है। इसमें एक है ट्रस्टुजुमैब डेराक्सट्रिकेन, इसके बाद है आपकी ऑर्सिमर्टिनिव और डर्वालुमैब, तो ये 3 आपकी कैंसर की ऐसी दवाएं हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सबसे ज्यादा कमाई होना दर्शाया गया है कर्ज और अन्य देयताओं से 27% के आसपास है ये। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कमाई है वो कहाँ से होती है आपको बताना है, तो भैया जो इनकम टैक्स है उससे 19% होती है, जीएसटी और जो अन्य कर हैं उसमें 18% की होती है, जो कॉर्पोरेट वगैरह है कॉर्पोरेट टैक्स वो 17% है, और जो आपका गैर कर राजस्व है इससे 9% होती है। मेन जो है उनका याद रखो, जो कर्ज और अन्य देयताएं हैं इनसे आपको मिलता है 27% मिलता है, सबसे ज्यादा है। इनकम टैक्स में 19 है, जीएसटी में आपको 18 है, कॉर्पोरेट में आपके 17 है। इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि ठीक है आपको इनकम तो यहाँ से हो रही है बट आपको आप खर्चा कहाँ करते हो, आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हो, आपका मतलब कहाँ पे आपका पैसा लग जा रहा है, तो जो आपका खर्चा हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यानी कि जो राज्यों का हिस्सा होता है ना सबसे पहले आपको वो चला जाता है 21%। इसके बाद में और कहाँ कहाँ जहाँ पर खर्चा होता है, तो भैया जो पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट में 19% जाता है, जो केंद्रीय योजनाएं यानी कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है वो 16% जाती हैं, जो फाइनेंस आपका कमीशन है और बाकी ट्रांसफर होते हैं उनमें आपका 9% जाता है। सबसे कम खर्चा कहाँ पर होता है ये अगर आपसे पूछा जाए तो भैया पेंशन, पेंशन में 4% जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखते हो आर्थिक समीक्षा है आपकी, आर्थिक समीक्षा नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।